हेलो एंड वेलकम टू YCZ क्लासेस। बच्चों, आज हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ डाईहाइड्रोजन पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ और इसके यूजेस पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले जो हमने इससे पहले वाले लेक्चर में जहाँ की हमने प्रिपरेशंस ऑफ डाईहाइड्रोजन लास्ट किया था, उसमें कुछ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कमर्शियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन डाईहाइड्रोजन के मैंने बताए थे आपको। लेकिन मैं आपको बताऊं बेटा, उसमें आप एक चीज़ और याद रखना कि जनरली याद रखना कि हम डाईहाइड्रोजन को प्रिपेयर कर सकते हैं फ्रॉम मेटल से। ठीक है, एक प्रिपरेशन आप जनरल डाल देना कि फ्रॉम मेटल्स, हम मेटल से जो है डाईहाइड्रोजन को प्रिपेयर कर सकते हैं। कैसे? ऑन रिएक्टिंग विद, पहला पार्ट 3 रिएक्शंस मेटल से हम रिएक्शन करके डाईहाइड्रोजन प्रिपेयर कर सकते हैं। पहली रिएक्शन हम बताएंगे कि हम मेटल्स को रिएक्ट करेंगे, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। लेकिन वाटर हमारे पास, वाटर के साथ कौन से वाले मेटल्स रिएक्ट होंगे बेटा? एक्टिव मेटल, जैसे सोडियम है, जैसे पोटेशियम है, जैसे कैल्शियम है, वेरी रिएक्टिव मेटल जिन्हें हम कहते हैं, यही नॉर्मल ऑर्डिनरी वाटर के साथ रिएक्ट होकर जो है डाईहाइड्रोजन को प्रिपेयर करते हैं। इनका रिएक्शन जो है कुछ इस तरह से होता है, जैसे मान लीजिए मैंने सोडियम के साथ H2O का रिएक्शन किया वाटर के साथ। ठीक है, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर है ना। हाँ, तो मैंने सोडियम लिया प्लस H2O किया बेटा, ये बनाएगा यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या बनाएगा? NaOH। लेकिन मैंने जो इसको बैलेंस करना पड़ेगा, ये Na और एक आएगा यहाँ से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सी ग्रुप, OH ग्रुप। यहाँ पे मेरा एक हाइड्रोजन बचा, तो एक हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन गैस नहीं बना पाएगा। लिहाजा मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, मुझे यहाँ पे टू टाइम्स मनी हाइड्रोजन को बढ़ाने के लिए मुझे यहाँ पे ट्वाइस ऑफ H2O मॉलिक्यूल करना पड़ेगा, जो कि 2 to 4 हाइड्रोजन्स हो जाएंगे और 2 हाइड्रोजन्स, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 2 टाइम्स Na कर दूंगा। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। 2 मॉलिक्यूल्स में मेरे पास 2 हाइड्रोजन चले जाएंगे और बचेंगे मेरे पास 2 ऑक्सीजन थे बेटा, वो 2 ऑक्सीजन सोडियम हाइड्रोक्साइड में ही आ गए, 2 सोडियम थे वो भी इसमें आ गए। लेकिन अलावा मेरे पास 4 में से 2 हाइड्रोजन जब यहाँ पे आ गए, 2 हाइड्रोजन बच गए, उन्हें मैं प्लस H2 लिख सकता हूँ और डाईहाइड्रोजन जो है वो प्रिपेयर हो जा सकती है इस तरह से। ठीक है, इसी तरह से आप कर सकते हो कैल्शियम वगैरह के साथ भी। अगर कैल्शियम का रिएक्शन लिखना हो तो Ca प्लस आप लिखोगे वाटर के साथ H2O, ये भी एक रिएक्टिव एलिमेंट है। तो बेटा ये देगा आपको, जैसे हाइड्रोक्साइड, अब आपको पता चला कि मेटल्स जैसे रिएक्ट करेंगे वाटर के साथ तो हाइड्रोक्साइड जैसा कंपाउंड बनता है। तो यहाँ पे बना गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला जो है वो सोडियम की तरह नहीं होता है, क्योंकि सोडियम और कैल्शियम वेरी करते हैं, डिफर करते हैं। ये इनका ग्रुप जो है यानी डिफरेंट होता है। सोडियम ग्रुप 1 से बिलोंग करता है, कैल्शियम ग्रुप 2 से बिलोंग करता है। सोडियम की वैलेंसी 1 है, कैल्शियम की वैलेंसी जो है वो 2 है, इसलिए ये OH ग्रुप 2 बनाएगा अपने साथ, यानी ये बनाएगा CaOH का होल ट्वाइस। ये तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का नॉर्मल फार्मूला आ गया। अब देखिए आप यहाँ पे, ये एक कैल्शियम OH ग्रुप, यहाँ एक OH ग्रुप है, दूसरा एक हाइड्रोजन ही है। हमें यहाँ पे फिर बैलेंस करना पड़ेगा बेटा, तो हम यहाँ पर फिर से लिखेंगे कि 2 टाइम्स H2। कितना लिखेंगे? 2 टाइम्स H2। 2 टाइम्स H2 करके हमारे पास कैल्शियम के साथ एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन, फिर एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन। ठीक है, टोटल आपने 2 ऑक्सीजन ले लिए, 2 ही थे, 4 हाइड्रोजन में से आपने 2 हाइड्रोजन लिए, OH ग्रुप्स 2 बनाए, तो COH का होल ट्वाइस किया, जो कि आपका बना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और प्लस आपके पास यहाँ पे फिर जो है 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में क्या हो गए, हाइड्रोजन गैस इलैबोरेट या लिबरेट, यहाँ पे आप बताएंगे कि लिबरेट हो गई, रिलीज हो गई। ठीक है बेटा, तो इसी तरह से जो है ये तो एक्टिव पोटेशियम के साथ भी इसी तरह का रिएक्शन जैसे आपने सोडियम के साथ बताया, वो भी K 2 टाइम्स KOH बनाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और प्लस जो है हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। अब यहाँ पे आप बताएंगे कि जैसे मान लीजिए कि अगर इसके अलावा अब आप बताएंगे कि अगर वाटर जो है वो बेटा, ये सॉरी वेरी रिएक्टिव, ये तो रिएक्टिव मेटल्स थे, लेकिन लेस रिएक्टिव मेटल्स अगर होंगे, वो अगर कांटेक्ट में आए वाटर के साथ, तो वो ऑर्डिनरी वाटर के साथ जो है रिएक्शन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो लेस रिएक्टिव होंगे। तो वहाँ आपने याद रखना है कि हाउ एवर लेस रिएक्टिव मेटल्स जो हैं बेटा, लेस रिएक्टिव मेटल्स लाइक दैट ऑफ जिंक है, ठीक है, लाइक दैट ऑफ मरकरी है, ये क्या करते हैं, ये जिंक है, मैग्नीशियम है, ठीक है, ये ऑर्डिनरी वाटर के साथ, नॉर्मल वाटर के साथ रिएक्ट नहीं होंगे। हमें यहाँ पे वाटर को थोड़ा बॉईल करना पड़ता है, वार्म करना पड़ता है, फिर जाकर जो है वो रेडी हो जाते हैं रिएक्शन के लिए, और फिर रिएक्शन करते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो जैसे हम यहाँ पर लिखेंगे कि लेस रिएक्टिव मेटल जैसे जिंक को अगर हम वाटर के साथ ट्रीट करेंगे तो ये देगा हमें, ये बॉयल करेंगे हम इसको, वाटर को बॉयल करने के बाद हम इस मतलब ड्यूरिंग बॉइलिंग हम हीट ही करेंगे, और उसके बाद हमारे पास जो कन्वर्जन आएगा बेटा वो बनेगा जिंक ऑक्साइड। यहाँ हाइड्रोक्साइड नहीं बनेगा, या ऑक्साइड कंपाउंड बनेगा। तो जिंक ऑक्सीजन के साथ मिलेगा, जो ऑक्सीजन वाटर में प्रेजेंट होगा,
जिंक ऑक्साइड और प्लस जो है बेटा वो आएगा H2। ठीक है, तो इस तरह से डाईहाइड्रोजन यहाँ से भी प्रिपेयर हो जाएगी। लेकिन बॉयल करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लेस रिएक्टिव मेटल जिंक मैग्नीशियम वगैरह जो है ये नॉर्मली वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, ये जो है बेटा ये करेंगे वार्म वाटर या बॉइलिंग वाटर के साथ, बॉयल वाटर के साथ जो है रिएक्शन करेंगे। तो इसी तरह से जिस तरह से आपने जिंक का बता दिया, इसी तरह से आप मैग्नीशियम का भी बता सकते हो। यहाँ पे आप मरकरी नहीं मैग्नीशियम था ये जो मैंने आपको ऊपर बताया। ठीक है, मरकरी नहीं मैग्नीशियम की आप बात करेंगे, जैसे मैग्नीशियम है या जैसे जिंक है। जिंक का केस बता दिया बेटा, अब आप बता सकते हो मरकरी, सॉरी फिर से मरकरी बता रहा हूँ बेटा, मरकरी नहीं मैग्नीशियम, मैग्नीशियम मैग्नीशियम Mg। ओके, तो Mg प्लस H2O करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये बनाएगा आपके पास मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो उसको आप लिखोगे MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, और प्लस जो है आपके पास बचेगा H2। क्लियर है। तो इसके बाद ये कुछ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स होंगे बेटा। लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स, जैसे आपको पता है कि एक्टिविटी सीरीज में हमारे पास 3 कैटेगरीज में हम मेटल्स को जो है वो डिवाइड करते हैं रिएक्टिविटी के बेसिस पे, हाईली रिएक्टिव, मॉडरेटली रिएक्टिव और लीस्ट रिएक्टिव। तो ये मॉडरेटली रिएक्टिव का पहले हमने हाईली रिएक्टिव का केस बताया, जैसे सोडियम, पोटेशियम या फिर कैल्शियम जैसे मेटल्स का, फिर जिंक या फिर मैग्नीशियम जैसे मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स का, और आप लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स की बात करें तो वो आपके वार्म वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं होंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट केस, बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा ये, इसलिए मैंने मुनासिब समझा आपको बताना। तीसरा केस बताएंगे आपकी मेटल्स से हम डाईहाइड्रोजन कैसे बनाएंगे। मेन तो हमने देखा था कि वाटर के साथ ट्रीट करके, लेकिन हाईली रिएक्टिव नॉर्मल ऑर्डिनरी वाटर के साथ रिएक्ट करके बनाते हैं। मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स जो हैं वो वार्म वाटर के साथ, और जो लीस्ट रिएक्टिव हैं, जो तीसरे दर्जे के हैं, लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स जो हैं उन्हें बॉयल वाटर भी अच्छा नहीं लगता, उन्हें और ज़्यादा तेज़ वाटर चाहिए, जिसे हम स्टीम कहेंगे बेटा, वेपरिश फॉर्म में। ठीक है, वेपर फॉर्म में। तो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स रिएक्ट विद स्टीम टू फॉर्म डाईहाइड्रोजन, टू फॉर्म H2। रिएक्शन इन्वॉल्व क्या होगी, जैसे मान लीजिए लीस्ट रिएक्टिव मेटल आपके पास बेटा, अगर आप आयरन को लगा देते हैं, नॉर्मली आप बताएंगे आयरन भी सर मेटल है, पानी में डालते चले जाएंगे, रिएक्ट थोड़ी ना होगा। ऑर्डिनरी घर पे आप कीजिए कि अगर आप आयरन के कोई पीस को डाल देते हो वाटर में, आप बोलते हो सर यहाँ रिएक्शन क्यों नहीं होता, भाई वो कहाँ से रिएक्शन करेगा, क्योंकि वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल है आयरन, और वो इस तरह से वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, हमें उसको बॉयल करना पड़ेगा। लेकिन बॉइलिंग वाटर से भी नहीं काम होगा, यानी उसके बाद हमें उसको स्टीम की शक्ल देनी पड़ेगी। समझ आ रही है, वार्म वाटर से भी काम नहीं चलेगा, हमें उसको बॉयल करके स्टीम करना पड़ेगा, तो स्टीम की शक्ल में फिर वो उसके साथ रिएक्ट होगा। तो वही हम लिख रहे हैं Fe प्लस H2। अब ये बैलेंस्ड रिएक्शन बनती है 3 टाइम्स Fe प्लस 4 टाइम्स H2O, और लेकिन वाटर को आप लिखेंगे बेटा स्टीम। ठीक है, तो ये बना देता है हमारे पास, जैसे कि आपने क्लास 10th में रिएक्शन पढ़ी है। ठीक है, बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल रिएक्शन बाय हीट एंड ट्रायल मेथड, रिडॉक्स नहीं, नॉर्मल केमिकल रिएक्शन बाय हीट एंड ट्रायल मेथड। तो ये बनेगा बेटा Fe3O4 फेरोफेरिक ऑक्साइड प्लस बनेगा 4 टाइम्स H2। तो 4 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर डाईहाइड्रोजन जो है वो रिलीज हो जाती है। फेरोफेरिक ऑक्साइड बना हुआ होता है FeO का, FeO इसमें है और प्लस इसमें Fe2O3 है, देख सकते हैं आप। देखिए Fe2 में एक Fe जमा करेंगे Fe3 हो जाएगा, O3 में एक ऑक्सीजन तो O4 हो जाएगा। तो Fe3O4 को हम समझ सकते हैं कि ये FeO एंड Fe2O3 का कंपोजिशन होता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन ये हमने बताया था कि प्रिपरेशन ऑफ डाईहाइड्रोजन फ्रॉम मेटल्स था, और मेटल्स को जब हमने रिएक्ट किया वाटर के साथ, वाटर के 3 केसेस लिए हमने मेटल्स की रिएक्टिविटी के हिसाब से, वेरी रिएक्टिव के साथ, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स के साथ और लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स के साथ। अब बेटा आप याद रखेंगे कि मेटल्स ही हमारा ये केस होगा। ये तो पहला वाटर के साथ लिया, अब सेकंड केस आप कहेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद आप कहेंगे बेटा एल्कलीज। ठीक है, एल्कलीज मतलब बेसिस के साथ, एल्कली असल में कहते हैं हम सोल्युबल बेस को। तो जैसे यहाँ पर आप कोई भी मेटल देखेंगे, मेटल्स जैसे जिंक है, जैसे एल्युमिनियम है, जैसे आपका टिन आ गया है, बेरिलियम आ गया, ये रिएक्ट करते हैं बॉइलिंग एल्कलीज के साथ, लेकिन हमें उनको बॉयल करना पड़ता है और बनाते हैं, उस समय इवॉल्व करते हैं डाईहाइड्रोजन, और हमें उसकी प्रिपरेशन हो जाती है। जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे एल्युमिनियम, प्लस लिखता हूँ बेटा मैं 2 टाइम्स NaOH। ठीक है, अगर मैं एल्युमिनियम 2 टाइम्स एल्युमिनियम को यहाँ पे 2 टाइम्स NaOH एल्कली के साथ, सोडियम एल्कली के साथ रिएक्ट करता हूँ, मेरे पास बनता है Na2। ठीक है, Na2 Na2 नहीं, सॉरी Na2 कहाँ है बेटा, सोडियम कहाँ है, यहाँ पे एल्युमिनियम है, Al2
NaAlO2 क्या बनेगा, NaAlO2 बनेगा, NaAlO2 बनेगा 2 टाइम्स सोडियम भी है आपके रिएक्टेंट में, सोडियम हाइड्रोक्साइड में एल्युमिनियम 2 टाइम्स जो आपने ऐड किया है, तो 2 टाइम्स NaAlO2 बनेगा बेटा, और प्लस बनेगा आपके पास कितना हाइड्रोजन है, आपके पास हाइड्रोजन है बच्चों कितना, 1 टाइम H2 Na 2 टाइम्स NaAl और O2 प्लस आएगा आपके पास नॉर्मली 1 मॉलिक्यूल H2। क्लियर है, यह आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, लिबरेट हो जाएगा और डाइहाइड्रोजन इस तरह से प्रिपेयर हो जाएगा। इसी तरह से आप बता दीजिए कि जिंक के साथ भी दे सकते हैं बेटा, आप जिंक ले लीजिए और जिंक को आप यहाँ से ट्रीट कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ Zn+2 टाइम्स NaOH गिव्स, ये बना देगा आपके पास Na2 सोडियम जिंकेट जिसको हम बोलते हैं, Na2 फार्मूले याद रखिए बेटा, Na2Zn और O2 सोडियम जिंकेट और प्लस जो है 2 हाइड्रोजन बचेंगे हमारे पास H2। क्लियर। इसी तरह से आप लिखेंगे थर्ड केस, अब यानी प्रिपरेशन ऑफ डाइहाइड्रोजन फ्रॉम मेटल्स का तीसरा केस लिखेंगे, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स। क्लियर। इसमें जैसे मान लीजिए आप कोई मेटल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए जिंक लिया आपने और प्लस आप HCl के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अगर आप इसको ट्रीट करते हैं तो ये बनाएगा बेटा ZnCl2, एक साल्ट बनाएगा जिंक क्लोराइड, Zn और Cl2, ठीक है, प्लस बचेगा आपके पास H2, ठीक है, तो डाइहाइड्रोजन प्रिपेयर हो गया। इसी तरह से है आपके पास कोई दूसरा मेटल, जैसे आप मान लीजिए मैग्नीशियम लिया आपने, तो मैग्नीशियम को अगर आप किसी मेटल के साथ जैसे मान लीजिए कि आप इसको किसके साथ HCl के साथ ट्रीट कर सकते हैं, तो ये बनाएगा MgCl2, ठीक है, 2 टाइम्स HCl लेना पड़ेगा और प्लस जो है वो H2 बनेगा, ठीक है। इसी तरह से आप मैग्नीशियम को H2SO4 के साथ भी ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है, एसिड भी बदल सकते हैं आप, ये बनाएगा तब MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट, लेकिन प्लस आ जाएगा आपका H2। क्लियर है बेटा। तो ये कुछ मतलब मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन थे किसके, हाइड्रोजन के, जो मुनासिब समझ रहा था मैं बताना आपको कि एक ही चीज़ इसके लिए याद रखना है कि प्रिपरेशन ऑफ डाइहाइड्रोजन फ्रॉम मेटल्स, और मेटल्स के बेटा 3 केस लिए, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एल्कलीज, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स, तो ये थोड़ा याद रखना। चलिए हमारा आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक है हमारा बेटा वो है प्रॉपर्टीज ऑफ डाइहाइड्रोजन। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डाइहाइड्रोजन में सबसे पहले हम करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज, और फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम देखिए सबसे पहले कहेंगे कि इसका फिजिकल स्टेट क्या है। तो सबसे पहले हम कहेंगे कि देखिए ये गैस होती है, फिजिकल स्टेट मतलब ये अपीयरेंस इसका क्या है, दिखने में क्या है बेटा, ये गैस होती है, लेकिन कैसी गैस होती है, ये पूरा फिजिकल स्टेट हम कंप्लीट बताएंगे। ये कलरलेस, H2 डाइहाइड्रोजन इज कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस गैस, ना ही इसका कोई कलर होता है, ना ही इसका कोई ऑर्डर स्मेल नहीं होता इसका, और ना ही कोई टेस्ट इसका होता है, तीनों एब्सेंट है, कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस गैस होती है। क्लियर है, पहली फिजिकल प्रॉपर्टी। दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी है कंबस्टिबल इन नेचर होती है। कंबस्टिबल इन नेचर का मतलब हो गया बेटा, अगर हम इसको क्या करेंगे, मतलब हम एयर इसको कांटेक्ट में लाते हैं, इफ हाइड्रोजन डाइहाइड्रोजन कम्स इन कांटेक्ट विद एयर और यू कैन से विद प्योर ऑक्सीजन, इट बर्न्स, वो जलने शुरू हो जाती है। कंबस्टिबल का मतलब हो गया कि ये जो है मतलब जलने शुरू हो जाती है और ब्लू फ्लेम ये प्रोड्यूस करती है ऑन कमिंग इन कांटेक्ट विद डाइऑक्सीजन, ठीक है, कि ब्लू कलर्ड का फ्लेम जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, और उस समय जो है यहाँ पे ये H2O का प्रोडक्शन करता है, ठीक है, की प्रोडक्शन करती है। इसके अलावा हो गया बेटा सॉलिबिलिटी का मतलब हो गया कि अगर हम इसको डिजोल्व करते हैं सॉल्वेंट में तो क्या ये डिजोल्व होती है या नहीं। देखिए अगर हम पोलर सॉल्वेंट या यूनिवर्सल सॉल्वेंट वाटर की बात करें तो यहाँ पर मैंने लिखा है, जरा यहाँ पे ध्यान करेंगे आप, मैंने लिखा है इनसॉल्युबल इन वाटर। क्या अगर आप देखेंगे H2 जो है बेटा ये एक क्या है, आप कहेंगे तो ये एक परमानेंट गैस है, ठीक है, परमानेंटली ये H2 ही जो है ये बेसिकली गैस ही एग्जिस्ट करती है। इसलिए जैसे गैसेस H2 होती है, O2 होती है, N2 होती है, ये वाटर के साथ डिजोल्व होती है, लेकिन अप टू डिफरेंट एक्सटेंट एंड लीस्ट एक्सटेंट आप बोलेंगे, कम, बहुत कम डिजोल्व होती है, जो कि ना होने के बराबर है। उस तरीके से मैंने बताया है यहाँ पे इनसॉल्युबल, मतलब बहुत कम, स्लाइटली सॉल्युबल जिसको हम बोलते हैं। देखो उसी को मैंने यहाँ पे लिख दिया। अगर सपोज करें आप बताएंगे कि सर H2 इज स्लाइटली सॉल्युबल, ठीक है, लेकिन जो बच्चे ऐसे भी बोलेंगे कि इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, उनका भी कहना कोई गलत नहीं है, क्योंकि ये उतना ज्यादा हाईली सॉल्युबल तो नहीं होती है, बहुत कम होती है, जो ना होने के ही बराबर है। तो दोनों कहना है दुरुस्त है यहाँ पे, इनसॉल्युबल इन वाटर और कहिए कि स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, और कहा जाता है 21.5 ml 1 लीटर में डिजोल्व हो जाती है, ठीक है। अब
इसके बाद हम देखेंगे बेटा इसकी डेंसिटी प्रॉपर्टी भी नोट करते जाइए। थर्ड प्रॉपर्टी थी सॉलिबिलिटी, अब फोर्थ प्रॉपर्टी आ रही है डेंसिटी का मतलब हो गया हैवीनेस और लाइटनेस ऑफ अ सब्सटेंस। मैं शॉर्ट बता रहा हूं, या अगर आप बताओगे डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम रेशो ऑफ अ सब्सटेंस। मास और वॉल्यूम रेशो कितना है भाई, उसी को आप बोलते हो कोई चीज कितनी हैवी है कि कोई चीज कितनी लाइट है, कितनी भारी कितनी हल्की है ना, तो इट इज लाइटर देन एयर। अगर हम एयर के साथ इसका कंपैरिजन करते हैं H2 हाइड्रोजन गैस का, तो ये निकलती है लाइटर, निकलती है, इसकी डेंसिटी क्या है, लाइटर, हल्की होती है वजन में। ये एयर भारी है लेकिन हमारी H2 जो है वो हल्की होती है वजन में, लाइटर देन एयर। क्लियर। नेक्स्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी बताओगे बेटा कि लिक्विफिकेशन, क्या बताएंगे, लिक्विफिकेशन ऑफ H2। H2 कैन बी लिक्विफाइड एट हाई प्रेशर। आपको याद होगा कि जब हमने पीछे जो है बेटा लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस पढ़ा था, स्टेट्स ऑफ मैटर में, जब लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर हमने पढ़ा, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस में की हमने वहां पे बात की थी, ठीक है। तो वहां पे हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर की हमने बात अक्सर की थी कि हाई प्रेशर लो टेम्परेचर पे गैस जो है वो लिक्विफाई होती है। लेकिन यहां पर भी आप याद रखेंगे कि H2 जैसी गैस भी जो है ज्यादा प्रेशर देने से और कम टेम्परेचर रखने से ही जो है वो लिक्विफाई होती है। क्लियर। नेक्स्ट बात करेंगे बेटा इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है। जब हम हाइड्रोजन जब लिक्विफाई हो जाती है तो इसको बॉइल करते समय बॉइलिंग पॉइंट इसका कितना टेम्परेचर आ जाता है, जिस समय ये बॉइल हो जाती है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है 20.4 केल्विन। और अगर ये जिस समय ये फ्रीज हो जाती है, फ्रीज होके जब ये सॉलिडिफाई हो जाती है, फ्रीज होके सॉलिडिफाई होके इसका मेल्टिंग पॉइंट जो बनता है वो कितना होता है 13.8 केल्विन। ये आप याद रखेंगे। तो ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज थी बच्चों जो हमने डिस्कस की, ठीक है, और काफी इंपॉर्टेंट है और काफी आसान भी है याद रखने के लिए। अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज, इन पे आप थोड़ा सा स्ट्रेस देंगे कि केमिकल, देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज तो हो ही जाती हैं, लेकिन जहां आपको अब कॉपी पेन की जरूरत पड़ेगी, केमिकल प्रॉपर्टीज बेटा लिखनी पड़ेगी, यहां से समझना पड़ेगा, लिखकर समझना पड़ेगा इनको। तो कॉपी सामने रख के, पेन सामने रख के उठाइए पेन को और लिखना शुरू कीजिए, ठीक है। ऊपर भी लिखना था आपको बट यहां पर बहुत ही जरूरी। क्लियर। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाईहाइड्रोजन में हम क्या बात करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे रिएक्शन विद मेटल्स। अभी डाईहाइड्रोजन को मेटल्स ने प्रिपेयर किया था, और अगर हम क्या करेंगे डाईहाइड्रोजन को ही लगा दे मेटल्स के साथ, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है भाई। पहले हमने मेटल से इनको प्रिपेयर करना सीखा, मेटल्स ने डाईहाइड्रोजन हमें किस किस तरह से प्रिपेयर करके दिया, अभी जो मैंने आज के लेक्चर में पहले ही बता दिया आपको कि ये भी ऐड कर देना प्रिपरेशन ऑफ डाईहाइड्रोजन में, कि एक तो जब हम मेटल्स को वाटर के साथ ट्रीट करते हैं, फिर वहां पर 3 केसेस रहते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर में। हाईली रिएक्टिव मेटल्स किस तरह से वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स किस तरह से रिएक्ट करते हैं, और लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स किस तरह से रिएक्ट करते हैं, मैंने पहले बता दिया आज स्टार्टिंग में। उसके बाद बेटा हम यहां पर कहते हैं कि अब हाइड्रोजन को, यहां रिएक्शन में हाइड्रोजन का इसके साथ रिएक्शन कर रहा है मेटल्स के साथ, समझ आ रही बात आपको। यहां पर डाईहाइड्रोजन प्रिपेयर नहीं करने, यहां पर डाईहाइड्रोजन को मेटल्स के साथ रिएक्ट करना है, देखना है प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो चलिए मैं यहां पे आपको बता रहा हूं कि डाईहाइड्रोजन ऑन रिएक्टिंग विद मेटल्स, मैंने एक जनरल रिएक्शन लिखी है H2 + 2 टाइम्स M। M मींस कोई मेटालिक एलिमेंट है, और यहां लिखा है M आपका एल्कली मेटल है, और एल्कली मेटल आपको पता है ये लिथियम हो सकता है, ये सोडियम हो सकता है, ये पोटेशियम हो सकता है ना बेटा। तो ये आपका रिबिडियम सीजम वगैरह हो सकता है, लेकिन मोस्टली सोडियम पोटेशियम हम लेते हैं जनरली से, ठीक है, ज्यादा रिएक्टिव होते हैं ये, इसलिए एल्कली मेटल्स में हम सोडियम पोटेशियम फटाफट से ले जाते हैं। तो गिव्स क्या बनाता है ये, जब ये H2 2 टाइम्स ऑफ मेटल एल्कली मेटल के साथ रिएक्ट करता है 2 टाइम्स MH बनाता है, 2 टाइम्स MH, यानी मेटल हाइड्राइड जैसा कंपाउंड ये बना देता है। और अगर आप इसका एग्जांपल देना चाहेंगे, रिएक्शन लिखी थी, आप यहां पर पर्टिकुलरली रिएक्शन बना सकते हैं, और आप यहां लिख सकते हैं कि H2 लिया प्लस आप देखिए सोडियम ले सकते हैं, मोस्ट रिएक्टिव, वेरी रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव मेटल है। गिव्स ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा 2 टाइम्स, जैसे यहाँ जनरल रिएक्शन को फॉलो कीजिए, M इज मेटल, वो हमने ये लिया यहाँ पे सोडियम, तो 2 टाइम्स Na और H। आपके हाइड्रोजन कितने थे, क्या रिएक्शन बैलेंस है, बिल्कुल बैलेंस है। हाइड्रोजन आपके 2 थे, तो देखिए सोडियम हाइड्राइड में आपके हाइड्रोजन 2 आ रहे हैं, ट्वाइस लगा हुआ ना पीछे से, और यहाँ से सोडियम आपका 2 आ गया, तो सोडियम हाइड्राइड बेटा, इसको जनरली मेटल हाइड्राइड यहाँ पर आप लिख देना, जनरल रिएक्शन है मेटल हाइड्राइड, और यहाँ पे आप बताना ये मेटल टाइपिकल सोडियम है, तो हम इसलिए इसको बोलेंगे यहाँ पे सोडियम हाइड्राइड। अब इधर भी थोड़ी ना बताएंगे हम इसको मेटल हाइड्राइड, भाई अब ये मेटल सोडियम है, यहाँ पे पर्टिकुलर एग्जांपल लिए तो हम इसको सोडियम हाइड्राइड बोलेंगे। क्लियर है। इसी तरह से आप जो है अगर यहाँ पे पोटेशियम ले लेते हैं तो पोटेशियम हाइड्राइड बनता है, अगर आप यहाँ पर लिथियम लेते हैं तो लिथियम हाइड्राइड बनेगा, एंड सो ऑन। नेक्स्ट रिएक्शन है अब कि रिएक्शन विद नॉन मेटल्स। किसका रिएक्शन, भाई आप पढ़ क्या रहे हो, हम पढ़ रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टी
केमिकल रिएक्शंस ऑफ डाइहाइड्रोजन, और अब सेकंड रिएक्शन उसकी कर रहे हैं कि डाइहाइड्रोजन को रिएक्ट करेंगे हम, उसकी रिएक्शन करेंगे डाइहाइड्रोजन के नॉन मेटल्स के साथ। तो उसमें कुछ डिफरेंट केसेस, मतलब डिफरेंट नॉन मेटल्स, एक ही नॉन मेटल थोड़ी ना है, कुछ नॉन मेटल्स 2-4 किस्म के हम लेंगे, उनका एग्जांपल्स देंगे डाइहाइड्रोजन के साथ, डाइहाइड्रोजन को रिएक्ट करेंगे उनके साथ। तो पहला केस हम ले रहे हैं रिएक्शन विद नॉन मेटल्स का, रिएक्शन विद हेलोजेंस। हेलोजेंस कौन से ग्रुप के मेंबर होते हैं बेटा? ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स को हेलोजेंस कहा जाता है। क्यों कहते हैं इनको हेलोजेंस? हेलोजन वर्ड जो है, हेलो मीन्स सी मीन्स समुंदर, एंड जेन या जेन्स का मतलब होता है प्रोडक्शन, ठीक है, प्रोडक्ट या प्रोडक्शन। बेटा ये सी प्रोडक्ट होता है, इनका जो ऑकरेंस होता है ये हेलोजेंस मतलब सी प्रोडक्ट होता है ये, इसलिए हम इनको हेलोजेंस कहते हैं वगैरह, ठीक है, इतना आप थोड़ा याद रख लेना। चलिए आगे बात करते हैं कि डाइहाइड्रोजन, देखो मैंने लिखा है रिएक्ट्स विद एक्स से हम इनको जनरली रिप्रेजेंट करते हैं बेटा हेलोजेंस को। एक्स हमारा फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, ठीक है। तो रिएक्ट्स विद X2 मतलब X2 मींस हेलोजेंस, कौन रिएक्ट करता है भाई? डाइहाइड्रोजन। आप यहां लिख सकते हैं H2, डाइहाइड्रोजन रिएक्ट्स विद हेलोजेंस X2 टू फॉर्म हाइड्रोजन हैलाइड्स। ये बड़ा याद रखने की चीज है, हाइड्रोजन हैलाइड्स, या हम इनको हेलोजन एसिड्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? हाइड्रोजन हैलाइड्स कहो या हेलोजन एसिड्स कहो। तो कुल मिला के बात हमारे सामने ये आ रही है कि जब हम डाइहाइड्रोजन को हेलोजेंस के साथ रिएक्ट करते हैं तो किस चीज की फॉर्मेशन होती है प्रोडक्ट में? तो प्रोडक्ट में बच्चों बनता है हाइड्रोजन हैलाइड या हेलोजन एसिड, जिसका फार्मूला होता है HX। अब जैसे सपोज करें मैंने लिया यहाँ पे, मैं एक जनरल रिएक्शन पहले लिखता हूँ, मैंने H2 लिया प्लस X2 हेलोजन लिया, दोनों गैसेस हैं, और आगे जाके 2 टाइम्स HX वो भी गैस है, हाइड्रोजन हैलाइड। यहाँ पर क्या लिखेंगे आप? जनरल नेम इसका हाइड्रोजन हैलाइड। आपका हेलोजन क्या हो सकता है? फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। जरा इसका एग्जाम्पल लेंगे आप, क्या लेंगे बेटा? जरा एग्जाम्पल करेंगे आप यहाँ पे, तो आप लिखेंगे, सपोज करें कॉपी पे लिखिए H2 गैस प्लस आप X2 को आप पर्टिकुलर मतलब ले लीजिए ना, X2 क्या ले रहे हैं आप? सपोज करें आप ले रहे हैं F2, ठीक है, गिव्स बेटा ये बनाएगा आपके पास 2 टाइम्स, क्या बनाएगा? 2 टाइम्स H और बनाएगा F, 2 हाइड्रोजन 2 फ्लोरीन। इसको क्या पढ़ेंगे? हाइड्रोजन हैलाइड तो जनरल नेम था यहाँ पे इसका, यहाँ पे पढ़ेंगे इसको हाइड्रोजन फ्लोराइड। क्या पढ़ेंगे? हाइड्रोजन फ्लोराइड। इसी तरह से आप लेंगे H2 प्लस लेंगे बेटा Cl2 क्लोरीन, गिव्स ये बनाएगा 2 टाइम्स HCl हाइड्रोजन क्लोराइड। इसी तरह से ब्रोमीन के साथ लिखेंगे आप हाइड्रोजन ब्रोमाइड, आयोडीन के साथ हाइड्रोजन आयोडाइड। क्लियर? सेम ट्रेंड होगा, सेम ट्रेंड जिस तरह से फ्लोरीन ब्रोमीन का बताया मैंने आपको, इसी तरह से आप फ्लोरीन और क्लोरीन का जैसे बताया, ऐसे आप ब्रोमीन और आयोडीन के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं। इसके बाद याद रखने की चीज है बेटा कि फ्लोरीन जो है रिएक्ट्स इन डार्क आल्सो। डार्क मतलब देखिए, आपको मालूम होगा कि कुछ मतलब रिएक्शन करने के लिए हमारे पास कुछ कंडीशंस होती है नेसेसरी, ठीक है। जिस समय हम केमिकल रिएक्शंस करते हैं, देयर आर सर्टेन कंडीशंस व्हिच आर नेसेसरी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ केमिकल रिएक्शंस, है ना, केमिकल रिएक्शंस के दौरान में, जिनमें हम कहते हैं कि लाइट रिएक्शंस। जनरली रिएक्शंस क्या होती हैं? लाइट रिएक्शंस भाई, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट होनी चाहिए। लेकिन फ्लोरीन एक ऐसा, आपको मालूम है कि हम कहते हैं फ्लोरीन इज मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल या मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, सबसे रैंक 1 का। तो ये इतना रिएक्टिव होता है कि अगर आप इसको डार्क में भी रिएक्ट करते हैं ना, वहां पर भी रिएक्शन कर देता है। समझा रही बात? ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टार पॉइंट है, मींस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। फ्लोरीन रिएक्ट्स इन डार्क आल्सो, ये डार्क में भी जो है रिएक्ट हो जाता है। एंड आयोडीन की अगर हम बात करेंगे, आयोडीन रिक्वायर्स कैटालिस्ट। आयोडीन ऐसे नहीं होगा, आयोडीन को कैटालिस्ट की जरूरत पड़ेगी। कैटालिस्ट आपको मालूम है ना, एक ऐसा सबस्टेंस जो रिएक्शन की रेट को स्पीड अप करता है। आयोडीन का इतना ज्यादा रिएक्शन नहीं होगा जितना आपका फ्लोरीन का होगा या जितना क्लोरीन ब्रोमीन का होगा, लेकिन आयोडीन के केस में आपको क्या लगेगा? कैटालिस्ट। कैटालिस्ट मींस एक ऐसा सबस्टेंस व्हिच स्पीड अप्स द रिएक्शन। नेक्स्ट है बेटा, सेकंड एग्जांपल लेते हैं, रिएक्शन विद डाइऑक्सीजन भाई O2 के साथ। जैसे ही आप ऑन रिएक्टिंग विद डाइऑक्सीजन O2, H2 फॉर्म्स वाटर, ऑन रिएक्टिंग विद डाइऑक्सीजन फॉर्म्स वाटर। भाई किसको रिएक्ट करोगे? H2 को, डाइहाइड्रोजन को, उसी की केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे। तो जैसे ही हम डाइहाइड्रोजन को डाइऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, और कुछ रिएक्शन कंडीशंस हैं, यहाँ पे हीट करेंगे हम इनको, और यहाँ पे हमारे पास जो है वाटर जैसा कंपाउंड जो है वो प्रिपेयर हो जाता है। तो हम लिखेंगे H2 प्लस O2 गिव्स एट 970 केल्विन टेम्परेचर लगता है बेटा। आप हीट भी लिख सकते हो जनरली, लेकिन ऑब्जर्व्ड है 970 केल्विन टेम्परेचर लगता है, और या फिर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है यहाँ पे।
इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज या 970 केल्विन टेम्परेचर। तो यहाँ पे हमारा बन जाता है 2 टाइम्स H2। जैसे कि ये रिएक्शन आपको ऑर्डिनरी पता भी है नॉर्मली कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन क्या बनाता है, वाटर बनाता है। और ऑलवेज रिमेंबर दैट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 ऑलवेज रिएक्ट्स विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2। अगर हम हाइड्रोजन जो है वो 2 ही रखें, H2 1 मॉलिक्यूल ही रखें और ऑक्सीजन भी 1 मॉलिक्यूल ही रखें, तो आगे लिखें हम H2 बेटा, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन 2 तो आ जाते हैं लेकिन ऑक्सीजन 2 तो आते ही नहीं है, रिएक्शन बैलेंस नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पे 2 टाइम्स H2 लेना पड़ता है। फिर जाकर आप देखिए आगे 2 2s are 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, 2 ही ऑक्सीजन आपके यहाँ होते हैं और 4 आपके हाइड्रोजन होते हैं, वो बैलेंस हो जाता है। क्लियर। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज देखिए, चलिए जब हमने ऑक्सीजन जैसे नॉन मेटल के साथ इस डाई हाइड्रोजन को, डाइहाइड्रोजन खुद भी नॉन मेटल है, लेकिन जब हमने इसको डाई ऑक्सीजन जैसे नॉन मेटल के साथ रिएक्ट किया तो वाटर जैसा कंपाउंड बना, लेकिन रिएक्शन जो है ये एक्सोथर्मिक है, हाईली एक्सोथर्मिक। रिएक्शन सो ऑब्टेन्ड इज हाईली एक्सोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक मतलब यहाँ पर हीट, जो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है वहां से हीट जो है, हीट एनर्जी जो है वो रिलीज हो जाती है सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ। तो यहाँ इस रिएक्शन में बेटा H2 और O2 की रिएक्शन में जो वाटर बनता है, यहाँ पे -92.6 किलोजूल पर मोल एनर्जी जो है वो रिलीज हो जाती है, यानी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, हाईली एक्सोथर्मिक है। क्लियर। तो यहाँ पे हम होते हैं द रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक, नोटेबल पॉइंट है। क्लियर। नेक्स्ट हम थर्ड एग्जांपल बनाएंगे, रिएक्शन विद डाइनाइट्रोजन। किसका रिएक्शन बनाओगे डाइनाइट्रोजन के साथ? तो हमने लिखा यहाँ पे रिएक्ट्स विद N2 डाइनाइट्रोजन। व्हाट रिएक्ट्स विद N2 बेटा? H2, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं हम, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शंस। H2 रिएक्ट्स विद N2 टू फॉर्म अमोनिया गैस। अमोनिया गैस बनती है यहाँ पे। जैसे आपने रिएक्शन पीछे भी पढ़ी है बड़ी बार, आप लिखेंगे H2 प्लस N2 दोनों गैसेज हैं फिजिकल स्टेट्स में, गिव्स 2 टाइम्स NH3। देखो यहाँ पे बैलेंस करेंगे, अगर हम नॉर्मली लिखते ये कट करते सारा 2 3 वगैरह, यहाँ लिखते H2 प्लस N2 गिव्स NH3, तो बैलेंस करना पड़ता। भाई हमारे पास नाइट्रोजन 2 थे, आगे एक ही आ रहा है, हमारे पास हाइड्रोजन 2 थे 3 आ रहे हैं, बैलेंस करो रिएक्शन को, हिट एंड ट्रायल मेथड लगाओ ना, पढ़ा आपने। तो हमारे आइडिया कहां से लेंगे बैलेंसिंग का? N2 से। कितने नाइट्रोजन है हमारे रिएक्टेंट में? 2। हम 2 नाइट्रोजन को, लेकिन ऐसे अगर बैलेंस करेगा जो बचा वो गलत है, रॉन्ग वे ऑफ बैलेंसिंग। हम एज अ कोफिशिएंट डालते हैं, पता है आपको, हिट एंड ट्रायल मेथड का रूल है ये। चलिए एज अ कोफिशिएंट आपने नंबर 2 स्ट्राइक कर दिया, 2 नाइट्रोजन आ गए। अब अपने नाइट्रोजन को देख के बैलेंसिंग शुरू की है बेटा, तो हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली यहाँ पर कितने हो रहे हैं? 3 2 6। तो आप हाइड्रोजन को H2 को 6 कर सकते हैं यहाँ पर बाय प्लेसिंग द न्यूमरल 3 एज अ कोफिशिएंट हियर। 3 टाइम्स H2 में 3 2 6 हाइड्रोजन। क्लियर। चलिए ये बैलेंसिंग का केस था, लेकिन फिलहाल आपने देखा कि जब हमने डाई हाइड्रोजन को डाइनाइट्रोजन के साथ रिएक्ट किया तो प्रोडक्ट क्या बना? फॉर्मेशन किसकी हुई? अमोनिया गैस की। बिल्कुल NH3 बना, कितना? 2 मोल्स। क्लियर। अब रिएक्शन कंडीशन पे ध्यान दीजिए, यहां पर बेटा रिएक्शन के दौरान 673 केल्विन टेम्परेचर लगेगा और 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा और आयरन एज कैटलिस्ट लगेगा। ये आप क्लास 12th में पढ़ेंगे, बार बार ये रिएक्शन आपको आ रही है देखने को। ये क्लास 12 पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आप ग्रुप 15 में देखेंगे कि ये आपके पास एक कंपाउंड है अमोनिया का, ठीक है, अमोनिया कंपाउंड है नाइट्रोजन का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ, तो वहां प्रिपरेशन ऑफ डाइहाइड्रोजन फ्रॉम हैबर्स प्रोसेस, प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम हैबर्स प्रोसेस या बाय हैबर्स प्रोसेस, तो उसका एक क्वेश्चन बनता है बेटा वहां पे, हम उस पर यही रिएक्शन कंडीशंस वहां पे लेते हैं, या आप याद रखेंगे वहां पे आयरन यहाँ पे एक कैटलिस्ट यूज होता है। ये भी हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। देखिए मैं लिख रहा हूं डेल्टा H, आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़े हैं ना, पढ़ाया हूं मैं थर्मोडायनेमिक्स आपको पिछले लेक्चर्स, देखिए अगर आपने नहीं देखे तो। डेल्टा H नेगेटिव, मतलब ये नेगेटिव का मतलब होता है, मैं आपको पहले बता दे रहा हूं कि ये इंडिकेशन होती है हमें बताने के लिए कि रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। अगर यहाँ डेल्टा H पॉजिटिव लिखूं इसका मतलब ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, लेकिन डेल्टा H नेगेटिव है इसका मतलब एक्सोथर्मिक है, हीट रिलीज हो जाएगी, एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज हो जाती है। अभी आपने ऊपर देखा था -92.6 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन जो वाटर बना था, -92.6 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज हुई थी। सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पर भी अमोनिया प्रिपरेशन में भी जो है -92.6 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है, यानी 92.6 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। माइनस मीन्स हम इंडिकेशन करते हैं माइनस साइन से कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फोर्थ एग्जांपल लेते हैं बेटा, रिएक्शन विद सल्फर। अब आप बताएंगे सर हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ डाइहाइड्रोजन, और उनमें हम पढ़ रहे हैं रिएक्शन ऑफ डाइहाइड्रोजन विद नॉन मेटल्स, और नॉन मेटल्स के अलग अलग एग्जांपल्स ले रहे हैं। आप चौथे एग्जांपल ले रहे हैं रिएक्शन विद सल्फर। जैसे सल्फर के साथ ले रहे हैं हम, यहाँ पर हम लिख रहे हैं डाइहाइड्रोजन रिएक्ट्स विद सल्फर टू फॉर्म हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या बना रहा है? जब डाइहाइड्रोजन सल्फर के साथ रिएक्ट कर रही है तो ये यहाँ पे एक हाइड्रोजन सल्फाइड गैस ही बना रही है। देखिए रिएक्शन इन्वॉल्वड इज H2 गैस प्लस सल्फर सॉलिड होता है और गिव्स 713 केल्विन का टेम्परेचर लगता है यहाँ पे। रिएक्शन कंडीशन गिव्स H2S। H2S मींस हाइड्रोजन सल्फाइड और वो भी गैस। क्लियर बच्चों? तो अब है
यहाँ पे थर्ड, कुल मिला के हमने 2 किस्म की रिएक्शंस पढ़ी, ठीक है। अब थर्ड केमिकल रिएक्शंस हम पढ़ेंगे, यानी पहली रिएक्शन तो हमने पढ़ी ना बेटा, देखिए हम आपको वापस थोड़ा सा लेके जाते हैं। पहली रिएक्शन आपने पढ़ी जिसको मैंने यहाँ पे रखा है, रोमन न्यूमेरल में रिप्रेजेंट कर रखा है। फर्स्ट काइंड ऑफ रिएक्शन जो आपने देखी यहाँ पर, वो थी हमारे पास रिएक्शन विद, क्या थी, रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टीज में रिएक्शन विद मेटल्स, ठीक है। दूसरी रिएक्शन थी बेटा रिएक्शन विद नॉन मेटल्स। चलिए इसको अब मैंने यहाँ पे ये नंबर दे दिया है। ऐसा कीजिए यहाँ पे हम इसको इरेज करके ना, चलिए यही वाला नंबर रखते हैं, हिंदी अरेबिक न्यूमरेशन सिस्टम वाला नंबर ही रखते हैं, इसलिए कि मैंने यहाँ पे जो है इधर जाके बेटा मैंने रोमन न्यूमरल दे रखा है। फिजिकल प्रॉपर्टीज को मैंने रोमन से रिप्रेजेंट किया है, यानी फर्स्ट से, केमिकल प्रॉपर्टीज को सेकंड से, रोमन न्यूमरल्स में फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज जैसी टर्म्स को रिप्रेजेंट किया। आगे आप हिंदी अरेबिक न्यूमरेशन सिस्टम, ये यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है, याद रखिए। चलिए 1 2 सेकंड रिएक्शन होगी। फर्स्ट थी रिएक्शन विद मेटल्स, सेकंड थी रिएक्शन विद नॉन मेटल, जो हमने अभी पूरी कर दी। इसकी 4 एग्जांपल्स ले ली हमने, ठीक है। अब हम लेते हैं थर्ड रिएक्शन, पढ़ेंगे बेटा रिएक्शन विद, ठीक है, रिएक्शन, देखिए 4 एग्जांपल इसके आगे, रिएक्शन विद अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। लेकिन यहाँ पे आप ऐसा कीजिए कि इधर आप लिखिए, कौन सा नंबर लिखेंगे यहाँ पे, आप यहाँ पर लिखिए थर्ड रिएक्शन आएगी। कौन सी रिएक्शन आएगी? थर्ड रिएक्शन आएगी, इस तरह से। थर्ड केमिकल रिएक्शन जो है, इस पे ध्यान दीजिए आप। थर्ड केमिकल रिएक्शन हम डाइहाइड्रोजन की लेंगे, रिएक्शन विद अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स पे आप यहाँ पे ध्यान करेंगे बेटा कि यहाँ पे हम लेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। आपको पता है कि वो हमारे पास एल्कीन्स होते हैं और एल्काइंस होते हैं, है ना। तो एल्कीन्स को और अल्काइंस को हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स लेते हैं, उनके साथ हम डाइहाइड्रोजन का रिएक्शन करेंगे। तो सबसे पहले, और आप याद रखेंगे कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं बेटा, वो मतलब ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं, वो लीस्ट एक्टिव होते हैं। ज़्यादा रिएक्टिव जो है हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, एल्कीन्स और अल्काइंस होते हैं, इतना याद रख लेना। तो चलिए रिएक्शन विद अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, पहले हम एल्कीन्स लेते हैं। और एल्कीन का वेरी फर्स्ट मेंबर आपको पता है, इनका जनरल फार्मूला CnH2n होता है। और n की वैल्यू कहाँ से शुरू होती है? 2 3 4 मीन इट स्टार्ट फ्रॉम 2। तो फ्रॉम फॉर n इज इक्वल टू 2 वी गेट C2H2 इंटू n, 2 2 4, C2H4। तो देखिए एक कार्बन, 2 कार्बन, C2H, 2 और 2 4, C2H4, और उसका स्ट्रक्चर आपका इस तरह से, क्लियर। प्लस आपने किया डाइहाइड्रोजन, इथेन भी आपकी गैस है, और प्लस जो है इथेन नहीं है बेटा, ये इथीन है, ETHEN, इथीन गैस, इथाइलिन गैस जिसको बोलेंगे नॉर्मली कॉमनली, प्लस डाइहाइड्रोजन गैस है। और रिएक्शन करने से देखिए 473 केल्विन पे रिएक्शन होगी, ठीक है। और यहाँ पे कैटलिस्ट भी यूज होगा, ठीक है, कैटालिटिक रिएक्शन है। निकल, प्लेटिनम या प्लेडियम, तीनों में से जो आपको याद रहता है, तीनों यहाँ पे कैटलिस्ट हो सकते हैं, यूज हो सकते हैं। तीनों कैटलिस्ट का काम करेंगे यहाँ पे, एक साथ तीनों नहीं, मतलब मेरे कहने का ये है कि आप निकल यूज कर सकते हैं ऑब्लिक, या तो फिर प्लेटिनम या तो फिर प्लेडियम यूज कर सकते हैं एज अ कैटलिस्ट। और यहाँ पर जैसे ही डाइहाइड्रोजन आएगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 हाइड्रोजन से, तो ये 2 हाइड्रोजन क्या जाएंगे, एक हाइड्रोजन मिलेगा इस वाले कार्बन को और दूसरा हाइड्रोजन मिलेगा इस कार्बन को। बदले में जब एक एक हाइड्रोजन मिलेगा, ये CH2 के बदले क्या हो जाएगा, CH3, ये भी CH2 के बदले क्या हो जाएगा, CH3। लेकिन फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड थोड़ी ना आएगा, फिर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, क्योंकि टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन को मेंटेन रखना है ना। तो फिर 3 हाइड्रोजन और एक सिंगल बॉन्ड बीच में, जो कॉमन दोनों कार्बन्स के है, 4 वैलेंसी दोनों कार्बन्स करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे CH3 डबल बॉन्ड के बजाय सिंगल बॉन्ड और CH3, तो 3 और 1 4, 3 और 1 4, दोनों कार्बन्स की वैलेंसी 4 सेटिस्फाई, क्लियर। अब देखो बेटा यहाँ पे आप लोगे, ये तो एल्कीन लिया हमने एग्जांपल इथीन, इसी तरह से आप इथीन के अलावा ले लीजिए, प्रोपीन के साथ खुद से जरा प्रैक्टिस कीजिए, ब्यूटीन के साथ प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। अब हम ले लेते हैं यहाँ पे एल्काइंस का। एल्काइन का जो जनरल फार्मूला है वो होता है आपके पास CnH2n-2, और यहाँ पे भी n की वैल्यू कहाँ से शुरू होती है, 2 3 4 एंड 1, 2 से शुरू होती है। फॉर n इज इक्वल टू 2 वी गेट C2H2 इंटू 2, 2 to 4 - 2 कितना हो गया, C2H2। तो 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन, 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन आपके इधर है, क्लियर। चलिए इसको हम लेते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अल्काइंस वाली साइड से, जिसका वेरी फर्स्ट मेंबर है इथाइन। अभी ऊपर डबल बॉन्ड वाले को इथीन पढ़े थे, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच आ रहा इथाइन, 2 कार्बन है इथाइन, क्लियर। प्लस करेंगे H2। लेकिन यहाँ पे बेटा मैंने थोड़ा सा क्या किया है, मैंने मतलब सम अप करके इसको रिएक्शन को बताया, नहीं तो मैं इसको 2 स्टेप्स में कर सकता हूँ। मैं आपको वो दोनों स्टेप्स बताऊंगा, पहले बताऊंगा कि एक ही स्टेप में कैसे किया। जैसे इथाइन लिया आपने, प्लस 2 टाइम्स H2, मतलब 2 to 4 हाइड्रोजन ऐड किए, 473 केल्विन टेम्परेचर, सेम कंडीशंस,
निकल प्लेटिनम यार, प्लेटिनम आपने यहाँ पर प्लेडियम आपने, प्लेटिनम नहीं प्लेडियम आपने यहाँ पे कैटालिस्ट यूज किया। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे सी, जैसे मेरे पास कितने हाइड्रोजन हैं, 4 हाइड्रोजन हैं, तो 4 में से कितना कितना डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा 2 कार्बन को, 2 हाइड्रोजन मिलेंगे इस कार्बन को, मान लीजिए 2 हाइड्रोजन मिलेंगे इस कार्बन को, एक एक तो इनका ऑलरेडी था, 2 जब और मिलेंगे तो ये बन जाएंगे CH3, लेकिन अब थोड़ी ना ट्रिपल बॉन्ड आएगा बीच में, अब तो सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। क्यों, हमने टेट्रावैलेंसी मेंटेन रखनी है कार्बन की, 3 और 1 4, 3 और 1 4 बॉन्ड। ठीक है, देखिए मैं कह रहा था, और अब हम इसको बोलेंगे सिंगल बॉन्ड वाले को बेटा इथेन बोलेंगे। यहाँ ऊपर भी ध्यान रखना, इथेन का रिएक्शन भी फाइनल बन गया आपके पास, जब उसमें डाइहाइड्रोजन ऐड हो गया इथेन में तो इथेन में वो कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में इथेन आ गया, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ पर भी CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 हमारे पास इथेन आ गया। ठीक है, देखो जो मैं 2 स्टेप्स कह रहा था, मिसाल के तौर पर आपने ले लिया सर CH ट्रिपल बॉन्ड CH लिया, जिसको हम इथाइन पढ़ते हैं, प्लस आपने H2 लिया, फिलहाल आपने 4 टाइम्स नहीं लिखा, नॉर्मली 1 टाइम H2 लिखा, गिव्स 2 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन इसको दे दीजिए, 1 हाइड्रोजन इसको दे दीजिए, तो अभी ये कन्वर्ट हो जाएगा पहले किस में बेटा, ये बन जाएगा CH2, 1 हाइड्रोजन जब इसको ऑलरेडी है 1 आ गया और, तो CH2, लेकिन वैलेंसी यहाँ पर देखना बॉन्ड वैलेंसी डिक्रीज हो जाएगी, ट्रिपल बॉन्ड के बजाय डबल बॉन्ड पे ये पहुंच जाएगा, और यहाँ पर भी कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन ऑलरेडी था, 1 हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी ये इथाइन से इथेन पे पहुंच गया। फिर आप इथेन में H2 ऐड कर दीजिए, जैसे आपने ऊपर सीखा, तो ये हो जाएगा CH2 है, 1 हाइड्रोजन आप इसमें ऐड करेंगे, 1 हाइड्रोजन आप इसमें ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा CH3, लेकिन आप वैलेंसी फर्दर डिक्रीज होगी, डबल बॉन्ड के बजाय सिंगल बॉन्ड आ जाएगा CH3, 2 कार्बन बेटा ए थे, इनके भी सिंगल बॉन्ड ANEN। क्लियर, ये मैंने 2 स्टेप में बताया यहाँ पर, लेकिन ये आप अगर आपको समझ आ जाती है आप इसको एक ही स्टेप में भी दिखा सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं तो फिर आप इन्हें 2 स्टेप में कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से हम बोलते हैं कि वेजिटेबल ऑयल जो होता है, आप इस रिएक्शन को इसी तरह से लिख दीजिएगा, वेजिटेबल ऑयल प्लस H2 डाइहाइड्रोजन, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल। ठीक है, तो वेजिटेबल ऑयल प्लस H2 जब हम करेंगे तो 473 केल्विन टेम्परेचर लगेगा, निकल कैटलिस्ट होगा, और यहाँ पे आपका क्या बनता है, सॉलिड फैट बनता है। ठीक है, सॉलिड फैट बनेगा। इसके बाद बेटा 4th रिएक्शन हम लिखते हैं, ये तो 3rd रिएक्शन थी ऊपर, अब मुझे फिर ये न्यूमरल मिटाना पड़ेगा, यहाँ पे मिटाना पड़ेगा। क्यों, आपको मालूम है कि मैंने आपको बताया इनको मैं आप रिएक्शंस को कैसे लिख रहा हूँ, हिंदी अरेबिक न्यूमरेशन सिस्टम में लिख रहा हूँ। तो चलिए यहाँ पे नंबर 4 ऐसे डालेंगे, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन होगा। तो चलिए एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट, किसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हो भाई, हम पढ़ रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज है केमिकल रिएक्शन डाइहाइड्रोजन, तो उनमें 4th केमिकल रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टी इनकी आ रही है कि ये जो डाइहाइड्रोजन होता है ये क्या एक्ट करता है, एक रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट तो रिसेंट ही पढ़ाया हूं मैं आपको, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, रिडॉक्स रिएक्शन में रिडॉक्स रिएक्शन पढ़कर आए हो ना। तो यहां पर देखिए आपको मालूम है कि रिड्यूसिंग एजेंट अगर हम क्लासिकल कंसेप्ट देखेंगे तो दिस सबस्टेंस ऑक्सीडाइज्ड, जो सबस्टेंस ऑक्सीडाइज होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जो सबस्टेंस रिड्यूस होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो सबस्टेंस ऑक्सीडाइज्ड को हम बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। तो ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट माना जाता है। देखिए H2 इज कंसिडर्ड एज, डाइहाइड्रोजन इज कंसिडर्ड एज अ स्ट्रॉन्ग क्या बोलेंगे आप, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट इसको माना जाता है, एंड रिड्यूस्ड द मेटल ऑक्साइड्स टू मेटल्स। कोई मेटल ऑक्साइड है उसमें ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होने के कारण ये वहां पे उन मेटल ऑक्साइड्स में ऑक्सीजन को क्या कर देता है, रिमूव कर देता है, यानी मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट करके देता है। जैसे आपने ये मेटलर्जी के अंदर भी देखा होगा, अगर आपने क्लास 10th का मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ा है और आगे आप मेटलर्जी और पढ़ेंगे क्लास 12th में, वहां पर भी देखने को मिलेगा। लेकिन आपने क्लास 10th के मेटल्स और नॉन मेटल्स में भी थोड़ा सा पार्ट जो मेटलर्जी का पढ़ा है, वहां पर भी हम ये चीज कहते हैं कि जो हमारे पास मेथड्स ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर होता है प्रोसेस, तो वहां पर हमने कहा है कि हम सबसे पहले जैसे कंसंट्रेशन करते हैं, कंसंट्रेशन के बाद हम मतलब वहाँ पे देखते हैं कि जो हमारा मेटल उसको हम ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, तो ऑक्साइड के बाद हम उसको जो है रिडक्शन उसकी करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट के साथ ट्रीट करवाते हैं और उसको वहाँ से ऑक्सीजन रिमूव करवाते हैं और उसको मेटल में जो है अलग करते हैं। तो इसी तरह से जैसे देखिए मेरे पास कॉपर ऑक्साइड है, इसको हम कॉपर सेकेंड ऑक्साइड भी कहते हैं, स्टॉक नोटेशन से सेकेंड न्यूमरल में कॉपर, और यहाँ पे पैरेंथेसिस यूज करेंगे आप सेकेंड और ऑक्साइड, या नॉर्मली बताइए आप कॉपर ऑक्साइड। चलिए ठीक है, प्लस आप करेंगे यहाँ पर डाइहाइड्रोजन, H2 कर दिया, हीट कर दिया यहाँ पे आपने इसको, तो यहाँ पे क्या कर देगा, देखिए हाइड्रोजन एक रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है कि देखो ये क्लासिकल कंसेप्ट से मैंने बताया आपको कि सबस्टेंस ऑक्सीडाइज्ड इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। देखिए हाइड्रोजन क्या करता है बेटा
ये सबस्टेंस ऑक्सीडाइज है यहाँ पे, मैं अगर आपको बता दूं, देखो जरा यहाँ से लेकर यहाँ तक एक कन्वर्जन हुआ है और H2 से यहाँ पर H2 में हुआ। देखो बेटा ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है एक्चुअली। तो यहाँ पर हम बताएंगे कि जो ये Cu से Cu और H2 से H2 का कन्वर्जन हुआ, CuO से C तक रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है कि नहीं हुआ है? ऑक्सीजन रिमूव हुआ है भाई। यहाँ पर तो कार्बन कॉपर ऑक्साइड था, यहाँ पर खाली कॉपर है भाई, ऑक्सीजन तो रिमूव हो गया। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है जरा अपने आप से पूछिए, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मीन्स रिडक्शन। क्लियर? अब देखिए H2 जब यहाँ पर था, इसमें जब ये ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो गया, इसी ने तो करवाया, यही तो रिड्यूसिंग एजेंट की कैपेबिलिटी है, टेंडेंसी है, इसी ने तो ये ऑक्सीजन रिमूव करवाया कॉपर ऑक्साइड से, क्योंकि इसने इसको अपने साथ लेना था। तो ऑक्सीजन यहाँ से जब रिमूव हुआ, H2 ने इसको रिसीव किया और H2 के साथ यहाँ पर हम आगे देखते हैं H2 ही नहीं है बल्कि इसके साथ ऑक्सीजन भी है, यानी ये एक वाटर मॉलिक्यूल है H2O। तो यानी ऑक्सीजन आके हाइड्रोजन के साथ ऐड हो गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन मैंने यहाँ पे आपको बताया। अब देखिए क्या हाइड्रोजन H2 रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है? मैंने बताया सबस्टेंस ऑक्सीडाइज्ड। डेफिनेशन को देखो ना, तो इसमें कौन सा सबस्टेंस रिएक्टेंट CuO और H2 में देखिए कौन सा सबस्टेंस ऑक्सीडाइज हुआ? बेटा H2 ऑक्सीडाइज हुआ है। तो H2 में आकर ऑक्सीजन ऐड हो गया है, यानी H2 ऑक्सीडाइज हो गया। तो सबस्टेंस ऑक्सीडाइज को ही हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। ये मैं आपको रिडॉक्स रिएक्शन में डिटेल में बताया हूं, तो इसको हम रिड्यूसिंग एजेंट बताएंगे इस तरह से, ठीक है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन को रिमूव करके देगा आपको, तो कॉपर मेटल अलग कर दिया इसने, प्लस वाटर बना दिया। इसी तरह से लेड ऑक्साइड में देखिए H2 रिड्यूसिंग एजेंट को लगा दीजिए, ये इस ऑक्सीजन को ले लेगा, यहाँ से लेड को अलग कर देगा, फ्री कर देगा लेड को ऑक्सीजन से, तो लेड अलग हो गया और H2 बना दिया, ठीक है। इसी तरह से फेरोफेरिक ऑक्साइड ले लीजिए, Fe3O4 प्लस 4 टाइम्स H2, यहाँ पे ये क्या कर देता है, ये 3 टाइम्स आयरन मेटल को फिर से अलग कर देगा, 3 टाइम्स Fe 3 आयरन थे तो 3 Fe एटम्स यहाँ पे अलग हो गए, प्लस जो है 4 ऑक्सीजन एटम्स को यहाँ से रिमूव करके 4 हाइड्रोजन के साथ ये इस तरह से कंपाउंड बनवाता है, ठीक है। तो ये बन जाता है 4 टाइम्स H2, 4 ऑक्सीजन आपके आ गए वापस और हाइड्रोजन थे 4008, तो 4008 हाइड्रोजन, ठीक है बेटा। अब इसी तरह से देखिए कि ये इथाइन के साथ भी रिएक्शन करता है, ठीक है। ये मतलब इथाइन को भी ये क्या करता है, रिड्यूस करता है, रिड्यूसिंग एजेंट है ना ये। तो देखिए यहाँ पे ये किस किस्म का रिडक्शन करता है बेटा, तो यहाँ पर किस किस्म के रिएक्शन करता है इथाइन के साथ, अभी मैंने ऊपर भी बताया था आपको, जैसे 2 टाइम्स H2 करके देंगे हम इसके साथ रिएक्शन, 473 केल्विन टेम्परेचर लगेगा, निकल प्लेटिनम या पैलेडियम कैटालिस्ट लगेगा, और ये इसमें क्या कर देगा कि ये इथाइन से इसको कन्वर्ट इथीन में करेगा और इथीन से फिर इसको क्या करेगा बेटा, इथेन में फाइनली कन्वर्ट करेगा, ठीक है। इसी तरह से आप लास्ट रिएक्शन लिखेंगे, वेजिटेबल ऑयल प्लस डाइहाइड्रोजन 473 केल्विन टेम्परेचर लगेगा, निकल कैटालिस्ट होगा और वनस्पति घी यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। ये रिएक्शन आप नॉर्मली ऐसे ही याद रखिए, वेजिटेबल ऑयल का डाइहाइड्रोजन के साथ जब रिएक्शन लगता है तो फॉर्मेशन ऑफ वनस्पति घी होती है, ठीक है। चलिए आगे 5th रिएक्शन हम करते हैं और हमें फिर रोमन से इसको इरेज करना होगा न्यूमरल को, यहाँ पर हम डालेंगे फिर से हिंदी अरेबिक न्यूमरल सिस्टम में 5th नंबर रिएक्शन का। तो 5th रिएक्शन है केमिकल रिएक्शन ऑफ डाइहाइड्रोजन की किसके साथ, रिएक्शन या एक्शन विद लिटमस पेपर। अगर हम इसको लिटमस पेपर के साथ ट्रीट करते हैं तो क्या एक्शन दिखाएगा, ये क्या टर्न होगा, ठीक है। तो न्यूट्रल टुवर्ड्स, यानी एसिड होगा, बेस होगा या न्यूट्रल होगा। तो जैसे हम लिटमस टेस्ट करते हैं, इसका लिटमस टेस्ट पे हम डाइहाइड्रोजन को डालते हैं तो ये न्यूट्रल निकलती है, यानी नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, न्यूट्रल कैरेक्टर, ओके। उसके बाद हम बताएंगे लास्ट बेटा, यहाँ पे हम कहेंगे इसका कि ये जो होता है इसका क्या कहते हैं, यहाँ पे हम इसको कंबस्टिबल नेचर, ये हमने ऊपर भी अभी बताया था। तो कंबस्टिबिलिटी बताइए डाइहाइड्रोजन की या डाइहाइड्रोजन की कंबस्टिबल नेचर कहिए, ठीक है। ये क्या होती है कि हाईली कंबस्टिबल गैस है, ये हाईली कंबस्टिबल गैस एंड बर्न्स इन एयर, और ये एयर या आप कहें तो प्योर ऑक्सीजन में ये क्या होती है, बर्न होती है, कंबस्ट होती है, जल उठती है विद ब्लू कलर्ड फ्लैम। कैसा फ्लैम होता है इसका, ब्लू फ्लैम होता है टू फॉर्म वाटर, और साथ में क्या बनाती है, वाटर भी बनाते चले जाती है बेटा, ठीक है। ब्लू कलर्ड फ्लैम और वाटर की फॉर्मेशन, नॉट अ सपोर्टर ऑफ। देखो आपको मालूम होना चाहिए कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो गैसेज हैं जो वाटर को बनाती हैं, और आपको मालूम होना चाहिए हाइड्रोजन इज कंबस्टिबल गैस, ठीक है, बर्न होते हैं एयर के साथ। बट ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन कंबस्टिबल नहीं होती है, ऑक्सीजन कंबशन की सपोर्टर होती है, ठीक है। ऑक्सीजन क्या होती है, सपोर्ट करती है कंबशन को, सपोर्टर होती है ऑक्सीजन। लेकिन डाइहाइड्रोजन की बात करेंगे तो डाइहाइड्रोजन इज नॉट अ सपोर्टर ऑफ कंबशन। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। अब हम इसका रिएक्शन बता देते हैं, यहाँ पर 2 टाइम्स H2 जो कि गैस है, प्लस हम करेंगे बेटा डाई ऑक्सीजन O2, ये हमने पीछे भी ऊपर भी रिएक्शन पढ़ी अभी। तो 2 टाइम्स H2 प्लस O2
दोनों गैसेस हैं, गिव्स 2 टाइम्स H2 जो कि लिक्विड है। क्लियर? तो अब फाइनली हम पढ़ेंगे बेटा, ये केमिकल प्रॉपर्टीज भी खत्म हो गई डाइहाइड्रोजन की। फाइनली हम करते हैं आज इसका यूजेस ऑफ डाइहाइड्रोजन। तो यूजेस ऑफ डाइहाइड्रोजन में सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस हैं, आप कंसंट्रेट कीजिए, पेन कॉपी उठाइए और नोट करना शुरू कर दीजिए। सबसे पहले आप लिखिए डाइहाइड्रोजन H2 इज यूज्ड, उसके बाद ये लाइन छोड़ दीजिए, नंबर फर्स्ट लिखिए, ये सब के लिए रहेगा। डाइहाइड्रोजन H2 इज यूज्ड कहां पे? इन द प्रिपरेशन या इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स। जैसे अभी आपने पढ़ा वनस्पति घी की बात की आपने, इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ वनस्पति घी। क्लियर? चलो एक यूजेस फटाफट हो गया, अभी ऊपर भी पढ़ा था, यहां पे भी काम आ गया। इसी तरह से लिखेंगे हाइड्रोजन H2 इज यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। अभी आपने देखा मेटल ऑक्साइड को ये रिड्यूस करता है मेटलर्जी के अंदर, जैसे हमको आमतौर पे देखने को मिलता है। इट इज यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन लेबोरेटरी एज वेल, रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर लैब्स में भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। थर्ड वन, H2 इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ NH3, अमोनिया गैस को प्रिपेयर करने के लिए। अभी आपने रिएक्शन विद नॉन मेटल्स पढ़ा, जब हम डाइहाइड्रोजन को डाइनाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो अमोनिया जैसी गैस बनती है, तो ये भी तो एक इस्तेमाल ही है ना इसका। इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया। अगर आपको अमोनिया गैस की प्रिपरेशन है तो आप हाइड्रोजन को यूज कीजिए ना डाइनाइट्रोजन के साथ, तो इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया गैस विच इज यूज्ड। और देखिए आगे का इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, और अमोनिया को हम आगे इस्तेमाल करते हैं फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स, जो सॉइल को फर्टाइल करते हैं ना, जो चीज उसको फर्टिलाइजर कहते हैं। तो ये NH3 आगे फर्टिलाइजर्स का काम करता है, जैसे यूरिया, जैसे CN कैन कहते हैं हम कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को। तो ये फर्टिलाइजर्स आगे जो है NH3 से बनते हैं। फोर्थ यूज है बेटा इन द एटॉमिक हाइड्रोजन टार्च फॉर वेल्डिंग पर्पसेस। इससे क्या बनती है? एटॉमिक हाइड्रोजन टार्च बनने में ये यूज होती है, जो कि वेल्डिंग प्रोसेस में काम आती है। उसके बाद आप आगे करेंगे, फिफ्थ यूज करेंगे, H2 इज यूज्ड एज रॉकेट फ्यूल। रॉकेट फ्यूल हम इसको यूज करते हैं, एज अ रॉकेट फ्यूल यूज करते हैं कहां पे? इन स्पेस रिसर्च में। सिक्स्थ वन आप कहेंगे इट इज यूज्ड इन मेटलर्जी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अभी हमने पढ़ा भी ऊपर, डाइहाइड्रोजन H2 इज यूज्ड इन मेटलर्जिकल प्रोसेसेस टू रिड्यूस हैवी मेटल ऑक्साइड्स। अभी हमने जैसे देखो CuO के साथ आपने H2 को ऐड कर दिया था, यानी हमने बताया हाइड्रोजन जो है एक रिड्यूसिंग एजेंट है, यहां से ऑक्सीजन को रिमूव कर देगा। ठीक है, तो यहां पे बच गया था हमारे पास Cu और प्लस आया था H2। ठीक है, अभी मैंने ऊपर बताया आपको, वही यूज हम यहां पे बता रहे हैं कि इन मेटलर्जिकल प्रोसेसेस टू रिड्यूस हैवी मेटल ऑक्साइड्स को मेटल्स में ये रिड्यूस करती है। कौन? डाइहाइड्रोजन। ओके, सेवंथ मन कहेंगे इट इज यूज्ड या डाइहाइड्रोजन H2 इज यूज्ड इन फ्यूल सेल्स। ये भी काफी इंपॉर्टेंट यूज है, फ्यूल सेल्स में भी हम इसे यूज करते हैं फॉर जेनरेटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हाँ, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल होता है एक, ठीक है, अगर हम हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ फ्यूल सेल बनाए एक, तो वहां पर भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है, फ्यूल सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है जनरेट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। तो H2 का इस्तेमाल उपयोग हम फ्यूल सेल्स में भी करते हैं, किस लिए? फॉर जनरेटिंग, फॉर प्रोड्यूसिंग, फॉर फॉर्मिंग, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आई होप आपको ये यूजेस जहन में रहे होंगे, लेकिन तभी रहेंगे जब आप इनको पेन डाउन करेंगे, अदरवाइज बिल्कुल भी नहीं। और कंसंट्रेट करेंगे अगर, तो तभी मुमकिन हो सकता है ये आपको पूरा समझ में आ जाए। ये मेरा आपको पता ही है कि मेरा यही कहना होता है आपको हर बार कि अगर आप कंसंट्रेट करते हैं और अगर आप वीडियो लेक्चर को कॉपी पेन लेके मतलब नोट भी करते हैं साथ साथ में, और आप समझते भी हैं और कोई डिस्टर्बेंस आपको नहीं है, ओनली देन इट इज पॉसिबल दैट आपको पूरा लेक्चर जो है गारंटी देता हूं कि समझ में आ जाएगा। ठीक है, डेफिनेटली। और आज की लेक्चर में इतना ही, और होप कि आपको पूरा लेक्चर समझ में आ गया हो। तो ओके, गुड बाय, टेक केयर, स्टे फिट एंड स्टे सेफ।